उनको ऑनलाइन पर लाना और उनके वर्ष को खराब नहीं जाने देना, ये दुनिया के इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया है हिंदुस्तान ने। और इसीलिए दुनिया के तमाम देशों ने इस बात को प्रशंसा भी की है। अभी भी ये जिस तेज़ी से इस बीच हम सोच रहे थे कि वैसे तो 15 फरवरी से हमारी परीक्षाएं होती हैं, 15 फरवरी से परीक्षा होकर के अप्रैल प्रथम सप्ताह तक ख़त्म होती हैं, लेकिन पीछे के समय में कठिनाई को देखते हुए हमने एक बार स्थगित किया और फिर 4 मई से और जून प्रथम सप्ताह तक के लिए हमने जो प्लान बनाया था। अभी वर्तमान की जो स्थितियां जो रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एक तत्काल प्रभाव से एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक का आह्वान किया। उनके सानिध्य में हम लोग आज बैठे और उनका जो मार्गदर्शन मिला छात्रों के हित में, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। प्रधानमंत्री जी का विस्तार पूर्वक उनके साथ संवाद के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है, तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछली बार भी हमने यही बात कही थी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे, ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो और चाहे वो ऑनलाइन पीएम ई विद्या का विषय रहा हो, देश के 30-33 करोड़ छात्रों के साथ पीछे से चट्टान की तरह उनका हमको जो मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, जो हमको संरक्षण मिलता है, शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री जो सीधे बच्चों से संवाद करते हों और उनकी कठिनाइयों में हर हालत में उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े नज़र आते हों। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं हृदय की पूरे देश के इन 33 करोड़ अभिभावकों की ओर से, 33 करोड़ छात्र छात्राओं की ओर से और अपने जो 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं उनकी ओर से, और जो 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं उनके भी ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। अब ये बच्चे की सुरक्षा भी होगी और निश्चित रूप में उसके भविष्य को भी हम अच्छे से संवार सकेंगे। ये कुल मिलाकर के ये सीबीएसई बोर्ड में जो इन परीक्षाओं में 35,80,000 के आसपास छात्र प्रतिभागी होते और 20 लाख से भी अधिक छात्र इसमें हाई स्कूल में हैं। तो मैं एक बार अपने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारियों में जुटे रहें और आगे जो भी परिस्थितियां बनेगी हम उनके सुरक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ हैं।
धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये बताते हुए कि जो केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी ओर से जो परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है। 10वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया है और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। और इस पर जो आकलन है, इस पर जो फैसला है वो 1 जून को लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कुछ स्तरीय बैठक बुलाई थी और इसी बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जो छात्रों की जो सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा अपने कार्यक्रम के तहत बच्चों से बातचीत करते रहते हैं, छात्रों से बातचीत करते रहते हैं और उनकी हर स्थिति में उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में जब जो बच्चों की, जो छात्राओं के, जो छात्रों की ये जो सेहत है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो अगर एक बार फिर आपको विस्तार से बताऊं तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको लेकर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। सीबीएसई क्लास 10 की परीक्षाएं इस साल रद्द कर दिए गए हैं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया गया है। तो सीबीएसई बोर्ड ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 14 जून 2021 तक होने वाली थी, लेकिन अब इन्हें स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षाएं अब कब ली जाएंगी, इसका फैसला 1 जून 2021 को कोविड-19 के हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। उस वक्त कैसी स्थिति होगी उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। और ये भी साफ किया कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। छात्रों को परीक्षा से कम 15 दिन पहले नोटिस जारी करके सूचना दी जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय व सीबीएसई अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। अब देश में कोरोना महामारी से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। तो बेहद महत्वपूर्ण निर्णय इस वक्त और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। 10वीं की जो परीक्षा है वो टाल दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। और जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं कि जो 10वीं का जो नतीजा है वो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स के आधार पर जिस तरह से वो डिसाइड किया जाएगा और स्कूल्स की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से छात्रों को आगे प्रमोट किया जा सकता है। तो फिलहाल एक ये बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 95वीं वार्षिक बैठक और कुलपतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। लोकतंत्र हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का एक हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहेब ने इसका मजबूत आधार देश को दिया। डेमोक्रेसी हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का, एक प्रकार से हमारी जीवन पद्धति का एक महज हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भविष्यवादी होने के साथ साथ वैश्विक मापदंडों के अनुरूप है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के मूल्यों को इस नीति में शामिल किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, ग्लोबल पैरामीटर्स की पॉलिसी है। आप सभी विद्वज्जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों से परिचित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन के जिन पर्पज की बात कही थी वही इस पॉलिसी के कोर में दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि अब दुनिया भारत को एक फ्यूचर सेंटर के रूप में देखती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आज दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए देश
लगातार बड़े कदम भी उठा रहा है। देश के 3 बड़े शहरों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की जा रही है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुंबई के दादर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि पर सुबह से लोग उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने श्रद्धांजलि देते वक्त कोरोना महामारी के कारण एक समय में 5 से ज्यादा अनुयायियों के जमा होने पर रोक लगाई है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बाबा साहेब पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अंबेडकर जयंती पर मुंबई में चैत्य भूमि में उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर याद किया। ट्वीट पर दिए अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर ने समतामूलक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज हम उनके जीवन तथा विचारों से शिक्षा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने ऐसा संविधान भेंट किया जो आज 70 वर्ष बाद भी हमारा सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक है। भारत के संविधान के कारण ही भारत का लोकतंत्र सशक्त हुआ है। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। अंबेडकर साहब एक युद्ध दृष्टा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना को समर्पित किया जिसका लक्ष्य देश की उन्नति और सर्वजन कल्याण रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने बाबा साहेब को सिर्फ दलित आइकन की तरह ही नहीं देखा। बाबा साहेब एक महान लेखक, बुद्धिजीवी और सदैव अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे। दुनिया के अन्य बुद्धिजीवियों में बाबा साहेब का नाम आता है। दलित आइकन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सामान्यतः कुछ लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि सचमुच भारत में कोई दलित आइकन था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मैं बाबा साहब को एक दलित आइकन के रूप में न कभी देखा था, न देखता हूं, और न हमारी पार्टी ने कभी देखा है और न देखेगी। और एक अच्छे शानदार राइटर होने के बावजूद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसी शख्सियत थे जो सदैव अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित समाज को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिससे कि आज वे सिर्फ रोजगार नहीं कर रहे हैं बल्कि रोजगार देने वाले भी बन गए हैं। जहां तक बात है स्कीम्स की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जो हमारे दलित समाज को मुख्य धारा में सशक्तिकरण के साथ, मजबूती के साथ खड़ा करता है। और जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके तहत हमारे दलित भाई 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ के बिजनेस के लिए आर्थिक सहायता देने की जिम्मेवारी स्टैंड अप इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से है। ये हमको समझना चाहिए। और देखिए क्या परिवर्तन आया है, लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और अब हमारे दलित समाज के लोगों के लिए गौरव की बात है कि मुख्य धारा में उनका सशक्तिकरण हुआ है और वह अब नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाली ताकत भी उन्होंने पैदा की है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जॉब सीकर्स की जगह पर जॉब गिवर्स बन गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख आज केंद्रीय जांच ब्यूरो के सामने पेश हुए। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह और निलंबित अधिकारी सचिन वजे द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है। देशमुख सुबह करीब 10 बजे उपनगर सांता क्रूज में डीआरडीओ के अतिथि गृह पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई को देशमुख के खिलाफ
द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। पेरिस से ग्लासगो तक जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक एक्शन को तेज करना के विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पेरिस संधि पर बात करने वाला एकमात्र G20 देश है। हमने जितना वादा किया था उससे ज्यादा करके दिखाया है। I am very happy to report that India is the only G20 country to walk the talk on Paris Agreement. United Nations Environment Programme, UNEP, Climate Tracker, Climate Performance Index, all such surveys have adjudged India one of the best countries on performance from 2015 to 2020. Many countries have forgotten their pre-2020 commitments. We have done more than what we promised. कोविड की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,23,36,036 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 88.92% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.24% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 82,339 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में कोविड-19 टीके की अब तक 11 करोड़ 11 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें से कल 26,46,000 से ज्यादा खुराकें दी गई। भारत में कोरोना जांच के क्षेत्र में भी कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 26 करोड़ 6,18,866 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,11,758 सैंपल कल टेस्ट किए गए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो वो 3 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकता है। अगर वैक्सीन के एक डोज लेने के बाद कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरा डोज 3 महीने बाद लेनी चाहिए। कोविड होता है तो हमारी जनरल गाइडलाइन है कि उसके ठीक होने के 3 महीने 12 हफ्ते के लगभग बाद वैक्सीन लगाना चाहिए। कोविड होने वाले व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगाना चाहिए, ये हमारे गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियर है, लगाना चाहिए। लेकिन अब आप थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं कि एक डोज मिल गई, बीच में कोविड हो गया, दूसरी डोज नहीं मिली, तो मेरा उसके ऊपर मशवरा एज अ डॉक्टर जो है वो ये है कि आप जब ठीक हुए 12 हफ्ते इंतजार कर लीजिए, उसके बाद में एक डोज आता है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। राज्य में आज रात 8 बजे से संचार बंदी लागू होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि अगले 15 दिनों तक संचार बंदी लागू रहेगी, लेकिन इस बीच जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। पूरे राज्य में आज रात 8 बजे से 144 जो धारा है वो लागू होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिना कामकाज के आने जाने पर पाबंदी होगी। सार्वजनिक परिवहन, बस, ट्रेन और हवाई सेवा जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, सेबी से जुड़े वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य जारी रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट में केवल पार्सल सुविधा की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग भी बंद रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। सभी पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, शूटिंग, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर भी 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 करोड़ लोगों को 1 महीने के लिए 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। अगले महीने जरूरतमंद लोगों को शिव भोजन थाली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। कल राज्य में 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में कल एक दिन में सर्वाधिक 13,468 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल कोविड से 81 लोगों की मौत हुई। इस समय राजधानी में 43,000 से अधिक लोगों का कोरोना उपचार चल रहा है।
कल 7,972 लोगों को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक कुल 6,95,210 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पूरे देश के साथ बिहार की भी स्थिति कैसी है, इस पर भी नजर डालेंगे। अहमदाबाद ले चलते हैं। अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में आज से देश में पहली बार नगर निगम और न्यूबर्ग सुपरटेक प्रयोगशालाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम ने ड्राइव थ्रू RT-PCR परीक्षण शुरू किया है। कोरोना नमूनों को एकत्रित करने के लिए ये वाहन आज सुबह जल्दी पहुंच गई थी। इसे परीक्षण के लिए निजी प्रयोगशालाओं में कतार में लगे लोगों की संख्या को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। टेस्ट के लिए आने वालों ने सबसे पहले लैब द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल में QR कोड स्कैन किया। मोबाइल को स्कैन करने और उनकी सारी जानकारी दर्ज करने के बाद वाहन अंदर संग्रह केंद्र में आ गई। संदिग्ध व्यक्ति का सैंपल PPE किट पहने एक व्यक्ति द्वारा कार से बाहर निकाले जाने के बाद लिया गया। परीक्षण के लिए सुबह 8 बजे से लगभग 50 वाहनों में लोग पहुंचे। लोग सिर्फ 5 मिनट में सैंपल देकर लौट गए। न्यूबर्ग सुपरटेक प्रयोगशाला द्वारा लगभग 10 संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा वॉकिंग टेस्ट सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां लोग टेस्ट करवाने के लिए लाइन में खड़े थे। और पूरे देश के साथ बिहार में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पटना नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जो भी वाहन इनकम टैक्स चौराहे से गुजर रहे हैं सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। रोड पर चल रहे सभी वाहनों के साथ साथ सभी दुकान, पुलिस बूथ और ATM सभी जगह सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है ताकि कोरोना का संक्रमण खत्म हो। वहीं पटना नगर निगम के